बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगेन आई रिपीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बराबर, ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। बराबर, इसके पहले हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। उसका ये हमारा सेकंड लेक्चर या सेकंड वीडियो है। बराबर, हमने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात की थी, वो भी अगेन एनिमल्स में होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एनिमल्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। यस, पर वही बात कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जनरलाइज बात तो रहेगी, चाहे फिर वो प्लांट में भी लागू होगी वो बात और एनिमल्स पे भी लागू होगी बात। ठीक है, तो कुछ बात जनरल रहेगी और कुछ बात स्पेसिफिक रहेगी फॉर एनिमल। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको क्या क्या पता है कि सर देयर इज अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स। यस, गमेट बनते हैं और गमेट फ्यूज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गमेट का बनना और गमेट का फ्यूज होना। गमेट मतलब आपके मेल गमेट प्लस फीमेल गमेट। यस, और ये दोनों हप्लॉइड होते हैं। ऑलरेडी यू नो कि जो गमेट होती है एक हप्लॉइड सेल होती है। बराबर, तो इनका बनना और इनका फ्यूज होना, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल गमेट फीमेल गमेट का बनना और मेल गमेट फीमेल गमेट का फ्यूज होना, दैट मींस गमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। गमेट बनने वाले प्रोसेस का नाम है गमेटोजेनेसिस और गमेट की फ्यूज होने वाले प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर बीइंग द गमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। यस, बट हमको एक बात ये भी समझ के चलनी है कि ये गमेट अगर हप्लॉइड है, गमेट देखो अकॉर्डिंग टू बुक ही है। हाँ, तो गमेट अगर हप्लॉइड है, यस, तो हप्लॉइड सेल बेसिकली आती है डिप्लॉइड सेल से। ज्यादातर केसेस में हप्लॉइड सेल्स का जो सेल आती है वो कौन से आती है? किससे आती है? डिप्लॉइड सेल से। मदर सेल डिप्लॉइड सेल होती है। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन? दैट इज meiosis. By which type of cell division? That is meiosis. That means sexual reproduction having a meiosis type of cell division. माइटोसिस तो है क्योंकि जब जैसे कि ये फ्यूज होके जब डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा तो जाइगोट से उसको एम्ब्रियो बनने के लिए, एम्ब्रियो से फिटस बनने के लिए या पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जो सेल डिवीजन होने वाला है वो तो माइटोसिस ही होने वाला है। बट यहाँ गमेट बनने के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस है। मतलब इट हैविंग मियोसिस आल्सो। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन भी होता है। और वैसे भी मियोसिस ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जबकि स्पोर फॉर्मेशन और गमेट फॉर्मेशन के समय होता है। ठीक है, यस। अब और फिर गमेट के फ्यूजन को, मतलब मेल गमेट और फीमेल गमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी तो बोलते हैं, मेल गमेट और फीमेल गमेट के फ्यूजन को हम सिनगैमी बोलते हैं। पर एक और चीज बोलते हैं मेल गमेट और फीमेल गमेट की फ्यूजन को, दैट इज एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, मेल गमेट एंड फीमेल गमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। बराबर। और इसी का हमने अपोजिट भी पढ़ा था, दैट इज अपोमिक्सिस। आपको एक बार याद होगा। यस, हमने पिछले चैप्टर में अपोमिक्सिस नाम की भी चीज पढ़ी थी। यस, अपोमिक्सिस, अपोगैमी, ये सब चीजें पढ़े थे। मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता, जहाँ पे मेल गमेट और फीमेल गमेट का फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम अपोगैमी या अपोमिक्सिस ये बोलते हैं। यहाँ पे मेल गमेट और फीमेल गमेट का फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। कितना हो गया? तो ये बात तो जनरल है, दुनिया के हर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में ये बात है जो मैंने अभी तक बोली। ठीक है, यस, जो बात मैंने अभी तक बोली ये बात दुनिया के हर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में है। फिर और कुछ बात कॉमन बोल रहे हैं हम लोग, और कुछ बात बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला, मतलब आगे के पैराग्राफ में, अभी हम लोग पेज नंबर 19 पे, अभी हमने जस्ट पहले पैराग्राफ पे बात की थी, अब आके हम लोग उसके सेकंड पैराग्राफ पे। तो उन्होंने कुछ और बातें बताई अबाउट सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि दुनिया का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग होता है, उसके लाइफ में दो फेजेस आते हैं।
यस यस, दुनिया का कोई भी सेक्सुअली reproducing organism, and this is it is applicable for animal also and it is applicable plant के लिए भी। तो उसका जो लाइफ स्पैन है, यस, ये उसका जो लाइफ है, यस, उसको हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन हम उसके लाइफ स्पैन को या उसके लाइफ साइकिल को हम उसके दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और वो पहला वो फेज है नंबर 1, दैट इज नंबर 1 उसका जुवेनाइल फेज, यस यस, नंबर 1 दैट इज अ जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज। एंड सेकेंड वन इज इट्स रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिवली मैच्योर फेज, बराबर, रिप्रोडक्टिवली या रिप्रोडक्टिव मैच्योर फेज, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर फेज। फर्स्ट वन इज अ जुवेनाइल फेज, ठीक है। बोलने का मतलब कैसा है कि अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग पैदा होते से रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होता है क्या? पैदा होते से उसके बॉडी में गमेट बनने चालू हो जाते हैं क्या? नहीं। यस, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में उसके बॉडी में गमेट उसके प्यूबर्टी से बनने चालू होते हैं, और प्यूबर्टी लगभग 13 to 14 की एज के बाद या उससे ही स्टार्ट होती है। मतलब अगर पहले मैं अप्रोक्सीमेटली अगर पहले मैं 12 ईयर मेल या फीमेल दोनों को कंसीडर करूं तो उनकी बॉडी में गमेट नहीं बन रहे, तो उस समय तो वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव है। और उस समय क्या हो रहा है? तो उस समय उनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उनकी जनरल ग्रोथ हो रही है, यस, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है उस पर्टिकुलर फेज में, बराबर। इसलिए जुवेनाइल फेज को हम ग्रोथ फेज बोल सकते हैं कि उस समय वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मैच्योर कर रहा है, अपनी बॉडी को बढ़ा रहा है, यस। और फिर रिप्रोडक्टिव फेज में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज या वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अब अपने उसके बॉडी में गमेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और अब वो रिप्रोडक्शन नाम की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है या होता है। उसके बाद हाँ, अब ये जो टाइम है ये वेरी हो सकता है, ये जो टाइम है ये टाइम वेरी हो सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे राइस के प्लांट की अगर बात करते हैं तो राइस का प्लांट का पूरा लाइफ स्पेन 4 महीने का अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं, तो 4 महीने में वो सीड से प्लांट बन के बूढ़ा होके उसके सीड भी मिल जाते हैं। तो उस बीच में वो पहले 2-3 महीने पहले 1-2 महीने वो उसकी ग्रो हुई, फिर उसके बाद में वो उसमें फ्लावर्स आ गए, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया है, यस। तो ये जो टाइम है ये वेरी हो सकता है, वही आम के पेड़ का कई सालों लग जाते हैं उसको रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के लिए। तो ये जो मैच्योरेशन जो टाइम है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी हो सकता है। इसी बात को सीबीएसई में थोड़ा डिटेल में बोला है, क्योंकि सीबीएसई में क्या क्या उन्होंने रिप्रोडक्शन के का एक पूरा यूनिट दिया है जिसमें कि 4 चैप्टर है, और जो पहला चैप्टर है उसमें उन्होंने पूरा अबाउट रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल कैसा, असेक्सुअल कैसा, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, यहाँ कैसा थोड़ा करके बोला है, और बोला वैसे ही गया है, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि ये जो टाइम है ये वैरी हो सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट फेज of that sexual reproducing organism is a juvenile phase and second is a reproductively mature phase जिसमें उसके बॉडी में गमेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते तो उसकी प्यूबर्टी के बाद से उसका ये वाला फेज चालू हो गया है, यस। इसलिए फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद मेरी हाइट रुक जाती है, यस, क्योंकि ये चीज हो गई है। अब ये चीज, बाकी डेवलपमेंट तो आपकी बॉडी का नॉर्मल जो मेंटेनेंस है वो तो होगा ही, पर ये भी बात चालू हो गई है, यस। इतना समझ में आ गया, बराबर है ना। अब एक और बात बोलिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स, मतलब कौन से प्रोसेसेस हो रही है। पूरा तो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, ठीक है, मेन, पर उसमें भी मेन कौन से इवेंट्स है, कौन से मेन प्रोसेस है जो कि सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में है, कौन सी चीजें होती है। तो वो चीजें हैं जैसे कि गमेट का बनना, एक्चुअली वैसे तो मैं उन सभी चीजों को, उस पूरे इवेंट को 3 बेसिक इवेंट में डिवाइड कर सकता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं 3 बेसिक इवेंट में डिवाइड कर सकता हूं, यस। और वो 3 बेसिक इवेंट है, दैट इज
प्री फर्टिलाइजेशन, यस, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के पहले कौन से इवेंट होंगे, कौन सी बातें होंगी, एक गमेट फॉर्मेशन, यस, गमेट फॉर्मेशन, दोनों, ठीक है। तो गमेट फॉर्मेशन को और हम क्या बोल सकते हैं, गमेटोजेनेसिस, ठीक है, गमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गमेट इज कॉल्ड एज गमेटोजेनेसिस, एंड देयर इज अ गमेट ट्रांसफर, यस, गमेट ट्रांसफर, गमेट ट्रांसफर, ठीक है, यस। फिर फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियसली पता है कि आपको फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गमेट का फर्टिलाइजेशन, पर अगेन फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, बराबर। बट ये फर्टिलाइजेशन जो है ये दो तरीके से हो सकता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अगेन एनिमल की बात कर रहा हूं मैं, तो एनिमल में ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, मतलब दोनों गमेट ना मेल के बॉडी में ना फीमेल के बॉडी में, बॉडी के बाहर, ठीक है। तो बॉडी का मतलब पानी में भी हो सकता है, यस, जैसे कि आप अगर लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग का अर्थोम वगैरह के, तो उनमें ककून में होता है, यस, ककून में मेल और फीमेल दोनों गमेट रिलीज कर देते हो, फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। कोई अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं, फ्रॉग में वाटर में दोनों मेल और फीमेल गमेट रिलीज कर देते हो और वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन। पर हायर एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, फीमेल बॉडी में, मतलब मेल अपने गमेट्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, यस, और फिर वहां पर फीमेल बॉडी में मेल और फीमेल गमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों में से किसी एक की बॉडी में। तो ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर क्या लगभग ऐसा ही है कि फीमेल की बॉडी में गमेट फ्यूज होते हैं, तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल या इंटरनल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी फर्टिलाइजेशन में मेन चीज क्या होती है, मेल गमेट और फीमेल गमेट फ्यूज होकर क्या बनेगा, हप्लॉइड मेल गमेट और हप्लॉइड फीमेल गमेट फ्यूज होकर क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ जाइगोट बन गया, ये चाहे एक्सटर्नली हो इंटरनली हो, फर्टिलाइजेशन को भी हो, ये चीज तो मेन है जाइगोट बनना। अब उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट शुरू, और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट में क्या होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में फिर उस एम्ब्रियो से फिटस बनना और आगे की चीजें, एंड दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो दैट्स अबाउट द बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन बेसिक इवेंट में हम लोग डिवाइड कर दिया, हो गया, ये भी एक जनरल बात हो गई। इसके बाद में और कुछ बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअली मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद, मैच्योरिटी अटेंड करने के पहले तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो ये तो क्लियर बात है कि मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद अब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू भी इन्वॉल्व हो सकता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वो कंटिन्यू भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड में वो एक्टिव होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि थ्रू आउट ईयर, मतलब पूरे 12 के 12 महीने वो एक्टिव रह सकता है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब पूरे 12 महीने उसकी बॉडी में गमेट बनेंगे, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है अगेन मैच्योरिटी के बाद। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में वो उसकी बॉडी में गमेट बनेंगे। तो इसी बात के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में, एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन्ड, हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कैटेगरी है दैट इज अ सीजनल ब्रीडर, ठीक है, सीजनल ब्रीडर या कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है, राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कंटिन्यूअसली ब्रीडर, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर मतलब वो जो एक पर्टिकुलर सीजन, आपको सीजन कोई भी हो सकता है, अगेन उस ऑर्गेनिज्म को कौन सा
कौन सा साल भर में ऐसा कौन सा सीजन है जो उसको फेवरेबल है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ध्यान में रखो कि रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म को बहुत एनर्जी लगती है, तो इसलिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो ज्यादातर केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब जब ऑर्गेनिज्म को खाने पीने को सब बराबर है तभी वो रिप्रोड्यूस होता है। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉग आपके मॉनसून में रिप्रोड्यूस होते हैं। यस, तो आपको ये भी पता है कि फ्रॉग जो है वो कैसा है, इंसेक्टिवोरस है, तो इंसेक्ट उसको ज्यादा मिलेंगे। अब इंसेक्ट ज्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि पेड़ ज्यादा है, उस समय में घास वास बढ़ जाती है। तो ये सब बात है, समझ आया क्या? तो सीजनल ब्रीडर एक पर्टिकुलर सीजन में उसके बॉडी में गमेट बनेंगे और वो रिप्रोडक्शन को इन्वॉल्व करेगा। वो कंटिन्यूअस ब्रीडर, यस, कंटिन्यूअस ब्रीडर साल भर एक्टिव है। तो यहाँ पे सीजनल ब्रीडर में जैसे कि गोट या डॉग्स वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं, हायर एनिमल्स का एग्जांपल लिख लो, इवन रैबिट आल्सो। बट अगर मैं कंटिन्यूअस ब्रीडर में बात करूं तो ह्यूमन, एप्स, इनके बॉडी में साल भर ही गमेट बनते हैं, बराबर। हाँ, वो उसका पैटर्न कैसा है वो हम देख लेंगे, ह्यूमन बीइंग का पैटर्न देख लेंगे हम लोग। पर ये एक बात होती है सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब, जिसके बॉडी में साल भर गमेट बनते, साल भर एक्टिव होता है अगेन मैच्योरिटी के बाद, और ये एक पर्टिकुलर सीजन में उसकी बॉडी में गमेट बनते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, उसको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग, इतना हो गया जनरलाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इतना था अभी तक का था जनरलाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यस, और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि असेक्सुअल में तो हम लोअर एनिमल के एग्जांपल लेंगे, असेक्सुअल में तो हम लोअर एनिमल के एग्जांपल लेंगे, बट सेक्सुअल में हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन का। तो पहले तो हमने एक जनरलाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा ऐसा होता है, और भी बातें हो सकती है, पर अगर जितनी बातें बुक में दी उतनी तो कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ये बात बता दो कि ह्यूमन जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। यस, ह्यूमन जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर एक और चीज कि अगेन ह्यूमन में भी आपको पता है कि ह्यूमन में वो बात तो लागू होंगी कि भाई जब ह्यूमन पैदा होता है तो उसका जुवेनाइल फेज होता है, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद में उसकी बॉडी में गमेट बनने चालू होता है। यस, ये बात हो गई। तो फिर जब वो मैच्योर होता है, यस, तो सबसे पहले हम उसके पूरे रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट हो रहे हैं, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में टोटल इवेंट कितने हैं, तो आपको तो वही पता है कि बेसिक 3 कैटेगरीज रहेंगी, कौन सी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। तो इसको तो ये तो है, पर हम क्या करेंगे, इनको ना छोड़ के सारे इवेंट एक साथ में बोल देंगे कि पूरा ओवरऑल होता क्या है। तो ओवरऑल गमेटोजेनेसिस, यस, पहले गमेटोजेनेसिस, पहले गमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गमेट। यस, उसमें भी अगर मेल गमेट बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गमेट बन रहा है तो oogenesis। ये सिंबल मेल का होता है, फीमेल का होता है। तो स्पर्म बनने वाली प्रोसेस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने वाली प्रोसेस को oogenesis देखेंगे हम लोग आगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गमेट बनने वाली इज oogenesis, फीमेल गमेट बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा इवेंट है, ये तो फर्स्ट इवेंट हो गया। यस, पहला इवेंट क्या हो गया आपका गमेटोजेनेसिस। सेकंड इवेंट दैट इज द इंसेमिनेशन, मतलब गमेट ट्रांसफर दैट इज द इंसेमिनेशन। यस, अब यहां पे गमेट में क्या होगा, मेल गमेट फीमेल बॉडी के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, मेल गमेट फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। सर मेल गमेट तो स्पर्म होता है, पर ध्यान रखो जो पेनिस से इजैकुलेट होता है, जो पेनिस से बाहर चीज निकलती है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के टाइम या मीटिंग के टाइम, वो चीज होती है सीमेन। वो चीज क्या होती है, सीमेन। अभी सीमेन क्या हम देख लेंगे, पर इस सीमेन में स्पर्म होता है, इस सीमेन में स्पर्म होता है, इस सीमेन में स्पर्म होता है। यस, तो सीमेन का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना दैट इज इंसेमिनेशन। सीमेन का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना दैट इज इंसेमिनेशन। अगेन ये इंसेमिनेशन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, वो देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, फिर इंसेमिनेशन हो गया। देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
यस, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में कौन सा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेल गमेट फीमेल गमेट फ्यूज होकर क्या बन जाएगा, जाइगोट। मेल गमेट और फीमेल गमेट फ्यूज होकर क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इंटरनल है, बनना तो जाइगोट ही है। यस, बन गया। इसके बाद जाइगोट बन गया इस थर्ड इवेंट के बाद। अब फोर्थ इवेंट क्या होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। यस, फोर्थ इवेंट क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिटस बनेगा। यस, तो एम्ब्रियो से फिटस बनेगा, अब पूरा फिटस ही बनेगा, अब पूरा भी बनेगा। तो अभी पूरा 9 मंथ तक पूरा डेवलपमेंट चलेगा, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं, और उसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं जेस्टेशन। यस, उसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। जेस्टेशन, ठीक है। और जेस्टेशन के बाद क्या होगी, फिर डिलीवरी, बच्चा बन गया, उसके बाद क्या होगी, डिलीवरी, दैट इज पास्चुरेशन। यस, दैट इज पास्चुरेशन, ठीक है, दैट इज पास्चुरेशन। उसके बाद में एक और इवेंट होगा, पैदा होने के बाद सिर्फ बात खत्म नहीं होगी, सातवां इवेंट होगा लैक्टेशन, जिस समय फीमेल बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करके उस बच्चे को फीड करेगी। यस, वो भी बहुत मेजर मतलब बेसिक इवेंट है। तो ये 7 इवेंट है पूरे लाइन से, सीक्वेंशियल 7 इवेंट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हो गया, इसको सबको डिटेल में लेंगे हम लोग आराम से, सब चीजें इस आराम से, ये सब चीजों को लेंगे। पर अब उससे पहले एक बात तो समझ में आएगी कि ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन बीइंग में ये सारे इवेंट्स है पूरे। यस, बट ह्यूमन बीइंग में मेन चीज है कि मेल गमेट फीमेल गमेट एक ही बॉडी में नहीं बन रहे हैं। Human body is not a bisexual. Human body is unisexual. That means human having a sexual dimorphism. Two individual different morphology. That is a sexual dimorphism. Understand? तो human being में दो अलग ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल, सेक्सुअली अलग है। यस, एक के बॉडी में मेल गमेट है, एक के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक के बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक के बॉडी में मेल गमेट बनते हैं, एक के बॉडी में फीमेल गमेट बनते हैं। दैट इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दो मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिज्म है जिसको हम मेल और फीमेल बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है सर? बेसिक डिफरेंस तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। अगर बचपन में अगर हम एक छोटी लड़की एक छोटे लड़के को कंसीडर करते हैं 2 साल के हैं, और दोनों को अगर हम दोनों के छोटे छोटे बाल कर देते हैं, दोनों के बाल लंबे कर देते हैं, उनको नॉर्मल कपड़े बना देते, तो देख के हम नहीं बोल सकते कौन सा लड़का कौन सा लड़की है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर 2 साल के दो लड़का और लड़की है, दोनों को एक ही टाइप के कपड़े बना देते हैं, यस बराबर, दोनों को कपड़े बना देते हैं, और दोनों के एक तो लंबे बाल कर देते हैं या तो दोनों के छोटे बाल कर देते हैं। मतलब छोटे बाल कर दिए तो लड़के के कपड़े बना दिए, लंबे बाल कर दिए लड़कियों का। तो आप उनको देख के एक्सटर्नल देख के नहीं बोल सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये सब जो चेंजेस है प्यूबर्टी की बात समझ में आते हैं। तो क्या समझ में आते बात, क्या बातें समझ में आती है? तो जैसे कि देखो, बचपन में तो लड़का और लड़की दोनों की आवाज हाई पिच की होती है, पर लड़की की वैसे ही रह जाती है और लड़के की हॉर्स हो जाती है आवाज, यस लो पिच की हो जाती है, ये चेंज हो जाता है। फिर लड़का जो है मस्कुलरली डेवलप हो जाता है, उसके शोल्डर जो बाहर की तरफ जाते हैं, यस। वही लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में ये जो हिप बोन है ये ब्रॉड हो जाती है, यस। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यस। तो ये फिर लड़के में दाढ़ी मूंछ आ जाती है। तो ये जो डिफरेंसेस है, अब ये क्यों होता है? ये सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स बनने चालू हो जाते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बचपन से ही है, ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो पैदा होने के बाद आपके बॉडी में आया है। मेमोरी ग्लैंड भी बचपन में थी, इतना जगह प्यूबर्टी का वो डेवलप हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, वो ग्रो हुई, यस नहीं आई। जितने ऑर्गन्स हमारे बॉडी में पैदा होने के बाद से थे उतने ऑर्गन अभी भी है, सिर्फ इतना है कि उनका डेवलपमेंट चेंज हो। बचपन में वो अंडर डेवलप थे, रूडिमेंट्री थे, इनएक्टिव थे, अब वो डेवलप हो गए। तो ये चेंजेस दिखेंगे आपको प्यूबर्टी। वैसे प्यूबर्टी क्या है वो तो टॉपिक है हमको आगे चल के, यस। पर ये बता रहा था कि मेल और फीमेल में डिफरेंसेस है, रादर दैन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है पर उसके अलावा भी उनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। और बारीक बारीक डिफरेंसेस आएंगे जो मैं आगे आपको बताऊंगा, प्यूबर्टी में बता दूंगा और बात, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या देखा
कि अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हमको ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को समझने के लिए इन दोनों के ह्यूमन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना पड़ेगा, उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा, फिर हमको ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।